आज हम लोग एक फिजिक्स का एक चैप्टर होगा जो होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसको हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे और उसके साथ ही इसमें जो भी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उसका हम लोग सोल्यूशन भी करेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसके लिए हम टॉपिक को पहले ही लिख चुके हैं और आप चाहें तो यही सेम टू सेम आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं या जो हम लोग यहाँ बात करेंगे आप उसको अपने मन से भी उसके डिफिनीशन यानी उसकी परिभाषा को आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगर किसी मेटल के सतह पर अगर एक उच्च आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाए तो मेटल के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है और इससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो परिपथ में प्रवाहित धारा होगी, करंट होगा, उसको हम लोग प्रकाश विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर है। अब वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इसमें थोड़ा सी और जान लेते हैं कि जो ये रेडिएशन है, यहाँ से जो लाइट रेडिएट कर रहा है, ये लाइट तरंग के रूप में ना होके कण के रूप में चलता है, ये आइंस्टीन का मानना था। और वो जो कण है, छोटे छोटे जो कण है, उसको आइंस्टीन ने फोटॉन का नाम दिया। तो ये जो रेडिएशन है ये छोटे छोटे कण के रूप में आ रहा है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आ रहा है और उस पैकेट का नाम आइंस्टीन के द्वारा क्या रखा गया, फोटॉन। तो यानी ये यहाँ से जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे कण के रूप में यहाँ के मेटल के ऊपर आ रहा है, छोटे छोटे कण के रूप में, और उसका नाम क्या रखा गया, फोटॉन। इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ये फोटॉन है और प्रत्येक जो फोटॉन की जो ऊर्जा होती है ई, वो होती है एच एफ के बराबर। एफ फ्रीक्वेंसी है, एफ हमारा है आवृत्ति और एच है हमारा प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है, ये प्लांक नियतांक है, ये जो ठीक है, ये प्लांक नियतांक है। एच की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको भी याद रखना है, जूल सेकेंड। अब थोड़ा यहाँ जान लें, अगर यहाँ से देखें, अगर इस F के मान को अगर हम बढ़ाएं, इस F के मान को बढ़ाएं तो E का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हम इसीलिए यहाँ बोला गया हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी अगर हाई फ्रीक्वेंसी के लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट कराया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। यानी अगर हाई आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगा। तो इतना पर्याप्त मात्रा में इसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी कि इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। अब अगर ये इतनी बातें समझ में आ रही है तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे है कार्यफलन क्या है। यहाँ लिखा गया कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक होती है। कहने का मतलब यह है कि इस मेटल के सरफेस पे वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस पे हम डालें जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो सके, मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको हम अब थोड़ा हम यहाँ पे समझ रहे हैं। अब इसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि ये कार्यफलन क्या है। तो कार्यफलन यहाँ पे एक टॉपिक है, कार्यफलन। कार्यफलन क्या है तो यहाँ पे देखें कार्यफलन के बारे में। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी मेटल के सरफेस पे डालने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यफलन। तो कार्यफलन क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको किसी मेटल के सरफेस पे आपतित कराने पे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, उत्सर्जित। वो किसकी न्यूनतम ऊर्जा होगी, वो फोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा होगी। मतलब फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और इस कार्यफलन को हम लोग फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, फाई नॉट से दिखाते हैं। तो ये है कार्यफलन। कार्यफलन का जो मात्रक होता है, कार्यफलन का जो मात्रक है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होता है, उस न्यूनतम आवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो दो बातें हो गई, एक हुआ कार्यफलन। तो कार्यफलन के बारे में बताया गया कि यह एक न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यफलन।
और नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, इसको हम लोग देहली आवृत्ति को F0 से दिखाते हैं और इस कार्यफलन को हम लोग φ0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो φ0 हमारा कार्यफलन जो न्यूनतम ऊर्जा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यफलन, जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह न्यूनतम आवृत्ति होता है जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होता है। अगर उससे कम की आवृत्ति अगर हम इस पर डालें, मान लो इस पर हम अगर जैसे उससे कम की आवृत्ति अगर इस मेटल के ऊपर डालें तो इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित नहीं होगा। उससे ज़्यादा की आवृत्ति डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन उससे क्या होगा, उत्सर्जित होगा। एक न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होता है, उससे कम की आवृत्ति अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तो ये हमारा है, इसको समझने के लिए जो एक प्रयोग था उसको समझते हैं, वहाँ से एक क्लियर हो जाएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। जैसे कि उसमें क्या था कि एक कांच का एक ट्यूब था, कांच का एक ट्यूब लिया गया, एक कांच का एक ट्यूब था, इसमें दो प्लेट थे, एक कैथोड था, ये था कैथोड, ये था कैथोड, और एक और यहाँ प्लेट लिया गया जो था एनोड। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया था और इसको किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे जोड़ा गया था। और यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया था, यहाँ पे एक एमीटर था जो माइक्रो एम्पियर के करंट को भी मेजर कर सकता था। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक खिड़की थी और यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को, फोटान को इस पर इमिट कराया गया, इससे फोटान डाला गया तो देखा गया इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। और यही घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ और इस सर्किट में फ्लो हुआ तो जिसके कारण इसमें धारा देखने को मिली और उसी धारा को हम लोग प्रकाश विद्युत धारा बोलते हैं। लेकिन अगर सोचें, अगर इसके टर्मिनल को हम चेंज कर दें, इसके टर्मिनल को, जैसे अगर इसको हम नेगेटिव टर्मिनल और इसको हम लोग क्या कर दें, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर इसको कनेक्ट करें, जोड़ें, तो क्या होगा, वही चीज़ें यहाँ लिखी गई है कि संग्राहक प्लेट को अगर नेगेटिव विभव से जोड़ा जाए तो यहाँ लिखा गया है एनोड के, ये एनोड, इसको हम लोग संग्राहक प्लेट भी बोलते हैं, संग्राहक प्लेट, ये संग्राहक प्लेट भी होता है। और ये हमारा होता है फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट। ठीक है, तो यहाँ देखो वही लिखा गया है कि संग्राहक प्लेट यानी एनोड की बात हो रही है, नेगेटिव विभव का वह मान, मतलब इसका अगर यहाँ पर बहुत हाई पोटेंशियल लगाए हैं, हाई पोटेंशियल, और इसको नेगेटिव पे रखें, इसको नेगेटिव पे रख दें, इसको नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें, तो क्या होगा, तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि नेगेटिव विभव का वह मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, उससे ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी एक ऐसा नेगेटिव टर्म, मतलब यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, यानी यहाँ पर हम बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और एक इसको नेगेटिव करते जाएं, एक नेगेटिव पर एक ऐसा मान आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जो इधर मूव कर रहा था, जब ये नेगेटिव बहुत हाई नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर गति नहीं करेगा, तो जिसके कारण इसमें धारा क्या हो जाएगी, धारा बहना रुक जाएगी, यानी इसमें करंट फ्लो बंद हो जाएगा। तो अचानक तो ये होगा नहीं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे उनके पास एक वेलोसिटी थी, वो जाएंगे और इसमें करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे पोटेंशियल को हम बढ़ाते जाएंगे, ये इधर इलेक्ट्रॉन जाना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और उसमें जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान शून्य हो जाएगा। और इसी नेगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, निरोधी विभव बोलेंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि संग्राहक प्लेट यानी एनोड के नेगेटिव विभव का वह मान, मतलब इस एक ऐसा मान हमको मिलेगा नेगेटिव में जिस पर इस सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और उसी विभव को हम लोग क्या बोलेंगे, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये रोकने का काम कर रहा है, स्टॉप करने का काम कर रहा है, किसको, प्रकाश विद्युत धारा को, फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसको ये रोकने का काम कर रहा है। और ये कब रोक पाएगा, मतलब ये ताकतवर हो जाएगा, इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को इधर मूव नहीं करने देगा, एक ऐसा इसके पास पोटेंशियल हो जाएगा। उस पोटेंशियल पे इस सर्किट में जो
धारा का मान है वो क्या हो जाएगा, करंट है वो 0 हो जाएगा, और उसी पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहली बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग V0 से डिनोट करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो V0 है, V0 यानी निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हमारे प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, याद रखेंगे, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, जो हमारा ये V0 है, यानी V0 बोले तो निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है, दोनों का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। निर्भर करता है तो दो बातें हुई यहाँ पे अभी कि ये जो V0 है या निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये किस पर निर्भर नहीं करता है, तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। किसके तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। V0 किस पर निर्भर करता है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब थोड़ा समझते हैं इसको, हाँ थोड़ा इसको समझते हैं। पहले तो इसको समझते हैं। देखो, अगर यहाँ से अगर हम फोटॉन डाल रहे हैं E = hf एनर्जी का, अगर इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। इसको हम आगे बात करेंगे, जब फोटॉन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझ लें कि जब इस पर हम रेडिएशन इमिट कराएंगे तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन जब इससे निकलेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी ज़्यादा होगी। गतिज ऊर्जा कब ज़्यादा होगी, जब E ज़्यादा होगा, और E कब ज़्यादा होगा, जब F ज़्यादा होगा। यानी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो आपतित फोटॉन की ऊर्जा भी ज़्यादा होगी, और जब इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। यानी मतलब ये कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। यानी सीधा सीधा मतलब है कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। यानी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी हमको, हमारे लिए जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा हमको करना पड़ेगा। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज भी पोटेंशियल भी इसका क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो वही यहाँ लिखा गया कि आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति पर निर्भर करता है कौन, V0, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा V0 पर, इस पर डिपेंड करता है। ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। इसका क्या मतलब, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी जो फोटॉन है, कि जो फोटॉन की ऊर्जा है वो केवल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसकी जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर, न कि तीव्रता पर। तो जब इसकी ऊर्जा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रही है तो जो ये V0 है वो भी किस पर निर्भर करेगा, केवल उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसकी आवृत्ति पर, न कि उसके तीव्रता पर। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हैं। तो ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं, तो आप इसको लिख लीजिए एक बार। और बहुत हम लोग डिटेल में तो नहीं इसको देख रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अभी हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। एक बार पूरा इसका एक बार समराइज करते हैं क्या क्या इसमें देखे हैं। बस सिंपल में बस इतना जान लें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना है। दहली आवृत्ति क्या है, इसके बारे में जानना है। कार्यफलन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानना है। और यहाँ पर एक है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो यहाँ बताया गया स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो ये कुछ बातें हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इतना नोट कर लें। अभी जो हम लोग टॉपिक की बात की है उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा समझना है, तो इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसमें हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसको थोड़ा समझते हैं। इसमें पहला एक है कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट था, यानी प्रकाश विद्युत जो धारा है वो इंटेंसिटी पे कैसे निर्भर करता है। तो प्रकाश
प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता पर निर्भरता कैसा है? तीव्रता पर कैसे निर्भर करता है? तीव्रता पर निर्भरता अगर हम बात करें, यानी जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पर किस तरह से डिपेंड करता है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन की जो दर है, जैसे ऐसा समझें, प्रकाश विद्युत धारा का तीव्रता पर क्या निर्भरता है। अगर हम तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश विद्युत धारा भी बढ़ता है, यानी जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इंटेंसिटी के है, यानी तीव्रता के समानुपाती होता है हमारा। इसको याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इसमें अगर एक ग्राफ बनाए तो अगर हम यहाँ लें, अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस पर ले लें और इस पर ले लें इंटेंसिटी यानी तीव्रता, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इस तरह का ग्राफ हमारा होता है। यानी हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर है वो भी बढ़ती है। तो ऐसा एक लाइन ये भी चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी जो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है वह तीव्रता पर निर्भर करती है या तीव्रता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। ये लाइन भी याद रखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है वो तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है थोड़ा उसको अगर हम समझ लें, अगर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसा समझें कि किसी मेटल, कोई एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर हम यहाँ से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। ठीक है, लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। अगर इस लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी यानी तीव्रता अगर हम इसकी बढ़ाएंगे तीव्रता, तो इसकी तीव्रता बढ़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये फोटान है, ये फोटान यहाँ पर आपतित हो रहा है, फोटान, और इस जो फोटान की एनर्जी है वो है E=hf। ऐसा नहीं कि तीव्रता बढ़ाने पर इसकी एनर्जी बढ़ रही है, इसकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा है वो E=hf होती है, ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, यह केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। फिर अब बस यही है कि यहाँ जब तीव्रता बढ़ाएंगे तो इस पे जो नंबर ऑफ फोटान है वो बढ़ेंगे, यानी पहले फोटान इस पे ऐसे धीरे धीरे फोटान इस पे आ रहा था, तीव्रता कम थी, तो जैसे तीव्रता बढ़ाए उस पर फोटान बहुत जल्दी फोटान उस पर गिरने लगे। लेकिन अभी भी प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा है वो कितनी है? E=hf के बराबर है। इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ाने पर फोटान की एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हाँ, बस ये है कि फोटान अब जल्दी उसके ऊपर गिर रहे हैं। इंटेंसिटी तीव्रता बढ़ाने, लाइट जैसे कि 100 वाट की, 200 वाट का बल्ब, दोनों सेम कलर के हैं, दोनों जब सेम कलर के होंगे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो 200 वाट का बल्ब है उससे जो फोटान आएगा उसकी भी ऊर्जा E=hf के बराबर होगी। जो 100 वाट के बल्ब से जो रेडिएशन यानी जो फोटान इमिट हो रहा है उसकी भी ऊर्जा E=hf के बराबर है, क्योंकि दोनों का कलर सेम है। लेकिन जो 200 वाट का बल्ब है उससे जो लाइट रेडिएट हो रही है उसमें गिरने वाले जो फोटान है वो उस पर क्या है? उस पर बहुत जल्दी ऐसे फोटान आ रहे हैं। और इस पर क्या है? अगर इसमें 1 सेकंड में अगर 5 फोटान आ रहा है तो इस पर 1 सेकंड में मान लें कि 20 फोटान आ रहा होगा। फोटान की संख्या बढ़ रही है, और जब फोटान की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर यानी रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के इमिट होने का जो दर है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी तीव्रता बढ़ाने पर जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, पहले तीव्रता कम थी तो ऐसे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे 1 सेकंड में, मान लें अगर ऐसा, अगर तीव्रता बढ़ाए तो अभी 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे करंट उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वही बात है कि तीव्रता अगर बढ़ाई जाएगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड क्या हो जाएंगे? इमिट जो हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा।
ध्यान रखने की बात है कि तीव्रता बढ़ाने पर फोटान की एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंटेंसिटी के समानुपाती होता है, और यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है वो तीव्रता के समानुपाती, यानी तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो दर है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, अब जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब यही है सीधा सीधा कि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, लेकिन फोटान के एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें सेकंड बात करते हैं। सेकंड में हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जब सेकंड में कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल पर निर्भरता क्या है। पोटेंशियल बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पोटेंशियल पर निर्भरता, इसमें क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट का मान यानी धारा का मान बढ़ता है, और वह अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। और अगर नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो धारा का मान कम होता है, और धीरे धीरे जीरो हो जाता है, और धीरे धीरे शून्य हो जाता है। और जिस पोटेंशियल पे वो शून्य होता है, जिस विभव पर धारा का मान जीरो होता है, उस विभव को निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये भी याद होगा, निरोधी विभव कहते हैं। ये भी याद होगा। दो प्लेट, एक कैथोड और एक हमारा था एनोड। ये था हमारा एनोड। इसमें क्या था, जब इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े थे तो इसमें करंट फ्लो हो रहा था। तो वही यहाँ बताया गया कि जब हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल से रखते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल को बढ़ाते हैं तो इसमें धारा का मान बढ़ता है और वो अधिकतम हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसके पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो धारा का मान नहीं बढ़ेगा। इसमें कहा जा रहा है कि जब अगर हम इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते थे और नेगेटिव पोटेंशियल को हम बढ़ाते जाते हैं तो धारा का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। और एक टाइम ऐसा एक पोटेंशियल मिलता है जिस पोटेंशियल पर धारा क्या हो जाती है, यानी करंट हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है। और उसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते थे, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते थे। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ क्या होगा, ऐसा बना लें। इधर है पॉजिटिव टर्मिनल और इधर है नेगेटिव टर्मिनल। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को बढ़ाते हैं तो हमारा जो करंट है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। धीरे धीरे करंट हमारा बढ़ता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता है। यानी स्टार्टिंग में पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट हमारा क्या होता है, बढ़ता है। और एक टाइम पे करंट हमारा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम पोटेंशियल को चाहे कितना ही बढ़ाएं, हमारा करंट क्या नहीं होगा, इस पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर निगेटिव बढ़ाते हैं तो पहले धारा क्या होता है, कम होता है और एक टाइम पे करंट हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। और जिस पॉइंट पर यानी जिस विभव पर वो जीरो होता है उसी विभव का नाम क्या है, उसी विभव को हम लोग क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी ये कौन सा विभव है, यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी निगेटिव में वह मान जिस पर करंट हमारा क्या हो गया, जो इधर इस पे जो हम लोग करंट लिए थे वो करंट कितना हो गया हमारा, जीरो। यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है यानी जो आई है वो हमारा जीरो है। यहाँ पर आई जीरो हो जाता है और उसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये इसको जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट है ये यहाँ पर दिखाया गया, इस ग्राफ समझ सकते हैं। जब पॉजिटिव टर्मिनल को बढ़ाते हैं तो करंट का मान बढ़ता है और एक टाइम बाद उस करंट का मान क्या होता है, फिक्स हो जाता है।
लेकिन जब नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव, जब इसको नेगेटिव बढ़ाते जाते हैं तो इधर जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता था वो धीरे धीरे इधर जाना बंद हो जाता है, जिस कारण करंट हमारा क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात। नेक्स्ट बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो आवृत्ति पर कैसे डिपेंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है। तो थर्ड हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग गेज करते हैं। थर्ड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है, थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का आवृत्ति पर निर्भरता, आवृत्ति पर ये कैसे निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भरता, ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर कैसे ध्यान दे लेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, निर्भर नहीं करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट है यानी प्रकाश विद्युत जो धारा है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, यानी आवृत्ति बढ़ाएं प्रकाश विद्युत धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए ग्राफ हम ऐसे बना के देख सकते हैं। अगर इधर हम पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर हम नेगेटिव पोटेंशियल लें, अगर हम 2-3 फ्रीक्वेंसी लें, F3 बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, F2 से ज़्यादा है और F2 F1 से ज़्यादा है, तो इसमें देखा गया है कि ये अगर मान लो ये F1 है, ये F2 है और ये F3 फ्रीक्वेंसी है, ये है F1, ये है F2, ये है F3। यहाँ देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारा जो धारा का मान है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये मान लो इसको V1, V2, V3, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर यानी आवृत्ति बढ़ाने पर ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यानी जो निरोधी विभव है उसका मान भी बढ़ रहा है। यहाँ बताया गया था ना, यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ेगा तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा विभव लगाना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ हो रही है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो करंट है उस करंट के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका करंट जितना था उतना ही रहता है। इस फ्रीक्वेंसी पे जितना करंट है उतना ही इस फ्रीक्वेंसी पे भी रहेगा, उतना ही इस फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सिंपल सा 3 ग्राफ है, इसको समझना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा फोटान के बारे में कि ये फोटान क्या होता है। फोटान आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में न चलकर ऊर्जा के छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है, और उसी ऊर्जा के जो छोटे छोटे कण हैं, जो छोटे छोटे पैकेट हैं, उसी पैकेट को फोटान कहा गया। क्लियर है? फिर से एक बार, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में न चल के छोटे छोटे कणों के रूप में वो चलता है, छोटे छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में वो ट्रेवल करता है, और ये जो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट हैं उसी को आइंस्टीन ने फोटान कहा। क्लियर है? ये फोटान के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फोटान, पहली बात कि जो फोटान होता है वो न्यूट्रल होता है, फोटान न्यूट्रल होता है, फोटान उदासीन होता है, उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, अर्थात इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये जब इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, फोटान के ऊपर, ये न्यूट्रल होता है, तो ये इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा, मतलब डेविएट नहीं होगा, विक्षेपित नहीं होता है, ये ध्यान रखना है कि जब फोटान के ऊपर जब कोई चार्ज ही नहीं है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करे या मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करे, वो डेविएट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड बात कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि फोटान का द्रव्यमान
परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। लेकिन फोटान का जो रेस्ट, फोटान का जो विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये बताया गया है, शून्य होता है। इसके बारे में जानते रहना है। फोटान का जो द्रव्यमान है वो परिभाषित नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि फोटान का जो रेस्ट मास है, रेस्ट मास, इसका जो विराम द्रव्यमान है वो कितना होता है, वो शून्य होता है, ये बताया गया। जो फोटान का जो वेग होता है, फोटान का वेग, वो फोटान का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो फोटान की जो ऊर्जा होती है, फोटान की ऊर्जा E वो hf के बराबर होती है, जहाँ h क्या है, हमारा प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, और f क्या है हमारी, f हमारी आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। जो प्लांक कांस्टेंट का जो मान होता है वो हमारा होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ये याद रखना है। ये फोटान की ऊर्जा हमारी हो गई, इतनी होती है। और इसको, इस ऊर्जा को एक तरीके से और लिखा जाता है hc/λ, ये भी होता है hc/λ। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, कि जो फोटान का जो संवेग होता है, फोटान का संवेग, फोटान का संवेग वो हमारा होता है h/λ, फोटान का संवेग h/λ होता है, इसको याद रखना है। या इसको और बोल सकते हैं hf/c, hf/c कर लेते हैं। किसी निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा और संवेग समान होता है, इसको याद रखना है, ये चीज़ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या है। इसके बारे में कभी कभी पूछा भी गया है कि फोटान का द्रव्यमान क्या होता है या फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए। अब हम लोग कार्यफलन, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है। ये आइंस्टीन के द्वारा एक समीकरण दिया गया और जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला था। हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो टॉपिक है ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इसके क्या नियम है। हम लोग नियम की बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले प्रकाश विद्युत समीकरण का हम लोग डेरिवेशन कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। आइंस्टीन का ये मानना था कि किसी भी मेटल के सरफेस से, कोई एक मेटल है, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए इस पर क्या डालना होता है, फोटान डालना होता है, यानी इस पर रेडिएशन आपतित कराते हैं। तो ये जो फोटान इस पर आपतित होता है, फोटान के पास अपनी ऊर्जा होती है E = hf के बराबर। ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होता है, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा तो उसके पास अपनी कुछ गतिज ऊर्जा भी होगी। तो आइंस्टीन का ये मानना था कि जब इसको हम फोटान के रूप में इसको ऊर्जा देते हैं, फोटान के पास जो ऊर्जा है वो इसको देता है, तो ये दो प्रकार से इसको उपयोग में लाते हैं, दो प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। किस कैसे? एक तो इसके कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन मतलब ये मेटल है तो इसका अपना एक कार्यफलन होगा, कार्यफलन जिसको हम लोग फाइन आर्ट सभी पढ़े। कार्यफलन क्या है, तो यहाँ लिखा गया है कार्यफलन के रूप में। कार्यफलन, तो यहाँ पे आप कार्यफलन का छोटा सा डेफिनेशन लिख लेंगे। इस टॉपिक में अगर बड़े नंबर में पूछता है तब की बात बता रहे हैं। कार्यफलन के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा, कार्यफलन है क्या, न्यूनतम ऊर्जा ही तो है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, कार्यफलन। यानी कार्यफलन के रूप में
मतलब जैसे मान लो यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर यहाँ से एनर्जी इस पे इंसिडेंट कराई जा रही है, किसी फोटॉन की जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मान लें इसका कार्यफलन अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके कार्यफलन में खर्च हो जाएगा। ये तो न्यूनतम ऊर्जा है ना, कितना लेगा तभी वो बाहर निकलेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर इसको हम एनर्जी यहाँ से इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उसको कितना चाहिए, कार्यफलन उसका 3 है। जब कार्यफलन 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको चाहिए। उसके बाद से जो बचेगा 7, उसको लेके तो इलेक्ट्रॉन उतना लेके ही तो बाहर आएगा उतनी। अगर वो अपने अगल बगल के इलेक्ट्रॉन से लड़ता भिड़ता नहीं है तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके वो बाहर आ जाएगा। यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उस समय वो क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा वो कितनी होगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। कुछ एनर्जी को यहाँ पर वो हीट के रूप में लॉस भी कर सकता है, लेकिन अगर वो लॉस नहीं करता है तो अगर वो बाहर आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो ऊर्जा इसको दी जा रही है, फोटॉन की जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को मिलती है, वो उसको 2 प्रकार से उपयोग में लाता है। ये तो उसके कार्य जितना कार्यफलन है उतना कार्यफलन के रूप में उसको दे देता है, और दूसरा ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। 2 बातें हैं, एक किसके रूप में, कार्यफलन के रूप में। कार्यफलन के रूप में कितना ऊर्जा लिया, तो कार्यफलन फाइनाइट बराबर, यहाँ पे थोड़ा कार्यफलन के बारे में लिख लेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, कार्यफलन। और कार्यफलन एक ऊर्जा है, जैसे HF, तो इसको हम लिख सकते हैं HF0। F0 क्या है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति मतलब देहली आवृत्ति क्या थी, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू होता है, ये न्यूनतम आवृत्ति है। तो जब न्यूनतम होगा तो एनर्जी भी न्यूनतम होगी, और न्यूनतम एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्यफलन। तो इसको एक तो कार्यफलन के रूप में एनर्जी को खर्च करेगा, और दूसरा कहाँ करेगा, गतिज ऊर्जा के रूप में। गतिज ऊर्जा धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है, तो जो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, वो होगी 1/2 mv²। और v क्या, उसका वेग v, ये हमारा हो जाएगा 1/2 mv², और v मैक्स होगा। जब ये मैक्सिमम कितने एनर्जी से बाहर आ सकता है, तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इस रूप में एनर्जी को खर्च करेगा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या कहता है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है नियम से। तो इसका मतलब जितना इसको हम एनर्जी दे रहे हैं, यही एनर्जी 2 भागों में खर्च हो रही है। जितना हम इसको एनर्जी दे रहे हैं यही 2 भागों में खर्च हो रही है। यानी जितना, जैसे मान लो कि वो आया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से, अगर वो बाहर आ रहा है तो कितना एनर्जी लेकर बाहर आएगा, जितना एनर्जी इसको हम दिए हैं और कितना खर्च किया है, फाइनाइट के बराबर, यानी कार्यफलन। तो जितना एनर्जी उसको हम दिए उसमें से अगर हम फाइनाइट घटा दें, फाइनाइट तो उसका कार्यफलन था, इतना तो एनर्जी उसको चाहिए ही चाहिए था, उसका फीस है, ऐसा समझ लें। उतना एनर्जी लिया, अब जितनी एनर्जी ये बच रहा है, जैसे यहाँ हम बोले हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी गई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कार्यफलन था, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आ गया, E, और E को हम क्या लिख सकते हैं, HF, और इसको क्या लिख सकते हैं, HF0, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से दोनों, अगर हम H कॉमन ले लें, इसको यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1/2 mv² मैक्स इक्वल टू, यहाँ से H कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा F माइनस F0। यही है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसको बोलें चाहे ऐसे बोलें चाहे ऐसे बोलें, जैसे ये हमारा प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण है, यही आइंस्टीन का, यही प्रकाश विद्युत समीकरण है, प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे करेंगे इसको, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को, आइंस्टीन प्रकाश विद्युत को थोड़ा सा लिख लेंगे,
फिर कार्यफलन के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसको पाकर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन फाई नॉट इक्वल टू एच एफ नॉट के बराबर होता है। एफ नॉट पहली आवृत्ति है। कार्यफलन के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर यहाँ गतिज ऊर्जा के रूप में जो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है वो ई मैक्स इक्वल टू 1/2 mv मैक्स स्क्वायर बराबर होती है। इतना ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से जितना जो भी ऊर्जा है ना तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना वो गतिज ऊर्जा से बाहर आ रहा है वो किसके बराबर होगा, जितना ऊर्जा उसको हम दिए हैं उसमें से कार्यफलन को माइनस करेंगे तो उतना ही तो लेके बाहर आएगा। ये मैक्सिमम लेके बाहर आएगा। ये हमको नहीं बताया गया है कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस किया, वो यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। वो मैक्सिमम इससे ज़्यादा मतलब इतने काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लेके वो बाहर नहीं आ सकता है। बस इतनी बात है। तो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अब आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का नियम क्या है, अब यहाँ से हम उस नियम को भी समझते हैं कि वो नियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है, ये क्या बता रहा है। यहाँ से हम इसके नियम की व्याख्या कैसे कर सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। तो इसमें पहला बात कर लें अगर हम पहला नंबर फर्स्ट नियम की, अगर हमारा जो ई है अगर वो फाई नॉट से ज़्यादा है, अगर ई है वो फाई नॉट से ज़्यादा है तब, यानी कहने का मतलब कि आपतित जो फोटान है उसकी जो ऊर्जा है अगर वो कार्य फलन से ज़्यादा है तो क्या आएगा, यहाँ से जब ये ज़्यादा है तो यहाँ से क्या है। हाँ, तो यहाँ बात कर लेते हैं हम, जैसे पहला नियम की बात कर लेते हैं। अगर ई हमारा अगर फाई नॉट से ज़्यादा है, ई अगर फाई नॉट से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम, वो पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव। इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। अगर जो ये कोई एक मेटल है, अगर इस मेटल के ऊपर यहाँ से जो लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं यहाँ पे लाइट, अगर उसकी एनर्जी कार्य फलन से ज़्यादा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। दिख भी रहा है, जब ये ज़्यादा है इसके मिनिमम एनर्जी से तो ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए तभी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा यहाँ से, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होगा। अगर इसके फोटान अगर इसके मिनिमम एनर्जी से ये एनर्जी कम होता तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। तो यहाँ पे इनके इक्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि अगर आपतित फोटान की एनर्जी कार्य फलन से ज़्यादा है तो वहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को मिलेगा। दूसरा नियम क्या उन्होंने क्या बताया, अगर ये इस ई का मान अगर फाई नॉट से कम हो जाए तो काइनेटिक जो एनर्जी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे जो एनर्जी आपतित कराई जा रही है वो कार्य फलन से कम है। जब कार्य फलन से कम है तो मान लो कि यहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपतित करा रहे हैं और इसका कार्य फलन है 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना तो इसको चाहिए, खुद इसका कार्य फलन है। उसके बाद से जो बचेगा उसको इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर आएगा ना अपने गतिज ऊर्जा के रूप में, तो बचेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से आएगा, यानी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव यही है कि अगर किसी मेटल के सरफेस पे अगर एनर्जी आपतित कराते हैं तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ई अगर फाई नॉट के बराबर हो जाए, ई फाई नॉट के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0, यानी 1/2 mv² मैक्स इक्वल टू क्या 0, यानी ये तो सब 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब v मैक्स हमारा क्या है यहाँ पे 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो क्या है 0 है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, यानी यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा। ये ध्यान देने की बात है। ये 3 बातें हैं इसमें। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4 नंबर। इसमें आइंस्टीन का ये मानना था कि अगर आपतित इसमें नेक्स्ट 4 नंबर बात कर लें। 4, यदि आपतित फोटान की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती समीकरण पूछता है क्या है, तो उसमें इसको भी पूछता है प्रकाश विद्युत का प्रभाव का नियम क्या है। इसको एक बार पढ़ लीजिए और अपनी भाषा में इसको थोड़ा 2 लाइन शायद इसमें बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। यहाँ पे डी ब्रॉगली परिकल्पना। डी ब्रॉगली परिकल्पना क्या है? डी ब्रॉगली का ये परिकल्पना था, उनका ये हाइपोथेसिस था कि अगर लाइट कण और तरंग दोनों हो सकता है तो सारे मैटर, जितने भी मैटर हैं, अगर वो कण है तो वो भी तरंग प्रकृति को भी प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है लेमडा, और लेमडा इक्वल टू होता है h/p। और इस ये जो तरंगदैर्ध्य है, तरंगदैर्ध्य, इसको डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य भी बोला जाता है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य जो लेमडा है वो h/p, या इसी को h/m/v भी बोला जाता है, ये याद रखना है। इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, यानी लेमडा इक्वल टू यहाँ पे आया h/m/v, जहाँ h क्या है हमारा, h हमारा वही प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट। m क्या है, उस कण का या उस द्रव्य का द्रव्यमान, मास है, और v क्या है, उसका वेग है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, तरंगदैर्ध्य यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये लिखा है कोई द्रव्य कण जिसका द्रव्यमान m है और v वेग से अगर वो गति कर रहा है तो उसका जो तरंग वो क्या करता है, वो तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, और उसका जो तरंग होता है वो h/p से निकाल सकते हैं। p संवेग है तो p संवेग हमारा क्या होता है, m/v लिख सकते हैं। तो ये है, अगर इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज करें लेमडा इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में अगर इस फॉर्मूले को हम चेंज करें, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो एक बार इसको देख लें कैसे है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 1/2 mv²। अगर काइनेटिक एनर्जी को अगर हम क्या करें, ये काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे 1/2 अगर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर m² हो जाएगा, नीचे m, और यहाँ हो जाएगा v²। अगर तो यहाँ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा m² v²/m, और ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं p इक्वल टू होता है, हम जानते हैं यहाँ पे कि p इक्वल टू होता है m/v होता है, p इक्वल टू m/v होता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर, यानी एक बार और लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर/m, यहाँ mv का स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, p, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारा 1/2, और ये हो जाएगा p²/m, यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ से हम p निकाल दें, यहाँ से अगर हम p निकालें तो क्या हो जाएगा, 2m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2m को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी और इक्वल टू क्या, p², यानी अगर यहाँ से p निकालें तो √2m काइनेटिक एनर्जी, यही आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। तब हमारा जो वेव लेंथ है, यानी जो तरंगदैर्ध्य है, वो तरंगदैर्ध्य कितना आ जाएगा, h/p, और p की जगह क्या लिख सकते हैं हम, h/√2m क्या हमारा काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी, यानी लेमडा जो हमारा आ गया वो आ गया h/2m काइनेटिक एनर्जी √2 में। तो ये हमारा हो गया तरंगदैर्ध्य के लिए एक फार्मूला, यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि लेमडा जो डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कितना आएगा, तो ध्यान रखेंगे। m क्या है, उस द्रव्य का द्रव्यमान है, और ये क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, h प्लांक कांस्टेंट है, और ये लेमडा 2, तो देख रहे हैं। अब
इसमें नेक्स्ट एक और टॉपिक है, उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि लेमडा इन टर्म ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। लेमडा इन टर्म ऑफ, एक और यहाँ लेंगे, लेमडा इन टर्म ऑफ, लेमडा किस रूप में, टर्म ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसको कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा देख लें, इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि कोई एक चार्ज है, कोई एक आवेश है, अगर उसको हम लोग इधर हमारा पोटेंशियल जीरो है और इसको जीरो से अगर v पोटेंशियल तक अगर इसको हम इस q को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक भेजना चाहते हैं, एक्सेलरेट करना चाहते हैं जीरो पोटेंशियल से v पोटेंशियल तक। तो इसमें हम लोग पहले दूसरे चैप्टर में हम लोग जो पोटेंशियल वाला जो चैप्टर था उसमें हमने इसमें पढ़ चुके हैं कि एक हमारा होता है डेल्टा v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये हम लोग पढ़े होंगे यहाँ से। तो अगर w यहाँ से निकालना हो तो w क्या हो जाएगा, q इंटू डेल्टा v, और डेल्टा v यहाँ पे क्या है, जीरो, v माइनस जीरो यानी v आएगा, यानी w इक्वल टू क्यू इंटू वी, ये आएगा। और यही कार्य होता है और किया गया कार्य, ये हम लोग दूसरा चैप्टर में इस चीज़ को पढ़े होंगे। तो ये हमारा w इक्वल टू क्यू इंटू वी आ गया। अब क्या करते हैं, अब जो यहाँ जो गतिज ऊर्जा होगी, यहाँ से बात करें, इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी यहाँ पे, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क इक्वल टू कितना, Q इंटू वी, ये हमारा आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा की जगह पर क्या है, Q इंटू वी। अगर वो इलेक्ट्रॉन होता तो Q की जगह क्या है, E हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तब हमारा लेमडा कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें वहाँ से लेमडा, लेमडा इक्वल टू क्या लिखे थे, H अपान 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी था अंडर रूट में। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी, तो क्या हो जाएगा H अपान अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू वी, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा किस रूप में, अगर v, ये क्या है यहाँ पर पोटेंशियल है, ध्यान देना है, ये पोटेंशियल है, v पोटेंशियल में अगर उसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं किसी चार्ज q को, तो उसके लिए उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा वो इतना होगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन को करते तो q की जगह क्या लिखते हैं, e लिखते। तो ये मेरा चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में जो भी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को एक बार ले लेते हैं और जल्दी जल्दी उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। हम क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ अगर जिस क्वेश्चन को लगेगा कि सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और नहीं तो आप हमको कमेंट में ये बता सकते हैं कि किस हमको क्वेश्चन को और ज़्यादा समय देना चाहिए, तो हम उसको एक बार एक वीडियो में और अलग से क्वेश्चन को ही हम केवल एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया, एक जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है। ये तो हम अभी बात किए हैं, जो फोटॉन है उसका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, लेकिन फोटॉन का जो द्रव्यमान है वो अगर वो गति कर रहा है तो उसका मास डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर वो रुका हुआ है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, जीरो। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि फोटॉन का रेस्ट मास क्या है, फोटॉन का हमारा रेस्ट मास। तो रेस्ट मास ये हम लोग बात कर चुके हैं, रेस्ट मास कितना होता है फोटॉन का, जीरो, यानी विराम द्रव्यमान जीरो होता है फोटॉन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में आवृत्ति दी गई है, यहाँ पे आवृत्ति दिया है हमारा 10 के पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है, और ऊर्जा दिया है, ई दिया है हमारा, ये दिया है 6.62 जूल, इतना जूल ऊर्जा दिया है इतना। कह रहा है कि फोटॉन्स की संख्या बताइए, ठीक है, हमसे फोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन निकालना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि फोटॉन की संख्या, फोटॉन की जो संख्या होती है, फोटॉन की संख्या वो होता है कुल ऊर्जा बटा एक फोटॉन की ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा। ये तो जानते ही होंगे, अगर कुल ऊर्जा को अगर हम एक फोटॉन की ऊर्जा से भाग दे दें तो हमको कितना फोटॉन है ये पता चल जाएगा। तो रख लेते हैं कुल ऊर्जा कितना दिया है हमारे पास, 6.62 अपान एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटॉन की ऊर्जा पता है E इक्वल टू HF, ये E इक्वल टू HF फोटॉन की ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं HF और सबका वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.62
अपॉन एच की जगह पर कितना 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। और एफ कितना दिया है 10⁻14, यहाँ पे 10⁻14 रख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा 10 इसमें से घटा दें तो 20 बचेगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर 6.62 अपॉन 6.62 और 10⁻⁻20 और इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा 20। इतना फोटानों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे, तो ये फोटानों की संख्या आ गया 10⁻20। तो इसका एक ऑप्शन होगा 10⁻20, वो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये इसको याद रखेंगे, फोटानों की जो फोटान की जो संख्या है वो कैसे निकालेंगे, हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे फोटान की संख्या, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन में जो पूछा गया है देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, यही क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। पहला पूछा है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता, इस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, प्रकाश की तीव्रता। दूसरा पूछा है हमसे प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। थर्ड पूछा है धातु का कार्यफलन, और नेक्स्ट पूछा है हमारा इनमें से कोई नहीं नॉन ऑफ दिस, ठीक है, नॉन ऑफ दिस ये पूछा गया है इसमें से एक क्वेश्चन। इसमें पूछा है प्रकाश की जो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है। अभी हम बार बार बता रहे हैं कि फोटोन की जो ऊर्जा है वो E=hf के बराबर होती है। ध्यान से देखें जो ये E है वो किस पर निर्भर कर रहा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है F के, यानी F को फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी। तो इसमें देखते हैं तीव्रता पर निर्भर करता है, नहीं तीव्रता अभी हम लोग पढ़े भी हैं। तीव्रता प्रकाश की तीव्रता पर क्या निर्भर करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तीव्रता बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, ऊर्जा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो तीव्रता पर तो निर्भर नहीं करता है। कौन, ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तरंग दैर्ध्य है यहाँ, और यहाँ क्या है कार्यफलन। हाँ एक चीज और, यहाँ फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिया गया डायरेक्ट, और जब डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है तो तरंग दैर्ध्य है। और ये भी तो होता है E=hc/λ, यानी E क्या है लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया तरंग दैर्ध्य दिया है, तो E किस पर डिपेंड कर रहा है तरंग दैर्ध्य पर, ठीक है यहाँ पे। और कार्यफलन तो अलग है, कार्यफलन न्यूनतम एनर्जी है, न्यूनतम ऊर्जा है ये, और नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा F और लैम्डा पर डिपेंड करता है। तीव्रता फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो तीव्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ रहा है तो तीव्रता बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हैं, आप वहाँ एक बार देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है। तो बार बार हम लोग लिख भी रहे हैं कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो ये याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। और हम लोग लिखे भी थे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, इसको भी याद रखें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का, ठीक है। आगे पूछा गया, हाँ एक क्वेश्चन और 5th बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि फोटान, इसमें 2 चीज़ें दी है, एक फर्स्ट और सेकंड, 2 कथन दिया गया है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। इसको लिखते हैं कथन फर्स्ट क्या है और कथन सेकंड क्या है। 2 स्टेटमेंट है। कह रहा है फोटान चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। जो फोटान है वो चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है,
ठीक है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है कि फोटान का विराम द्रव्यमान, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन कैसे दिया है इसको सोच लें, इसको समझ लें। कह रहा है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, और दूसरा पहले की व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। दूसरा, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों सही है, और दूसरा पहले की व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है। इसमें कह देगा पहला सही है दूसरा गलत है, इसमें दूसरा सही है पहला गलत है, ऐसा ऑप्शन बना देगा। तो कैसे, इसमें क्या सही है तो इसको देख लें। फोटान चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, ये तो सही है, हम लोग अभी फोटान के बारे में लिखे थे। फिर यहाँ बात कर रहे हैं फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो यह तो पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये फोटान चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। ये नहीं होने का कारण क्या है? नहीं होने का कारण ये है कि उसके पास कोई आवेश नहीं होता है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी वो न्यूट्रल होता है। तो ये सही है, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये दूसरा पहले की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये कौन सही हो जाएगा? दूसरा नंबर सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फोटान क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई आवेश नहीं होता है। फिर वही पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो अधिकतम गतिज ऊर्जा उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, फिर से वही चीज आ रहा है, E = है HF। आपतित फोटान की जो ऊर्जा है इतनी है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा? जब E बढ़ेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो E कब बढ़ेगा? जो F बढ़ेगा। ठीक है, फोटान की ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो ये भी पूछा। इसमें जो तुम्हारे जो इसमें बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो F की जगह पे न्यू लिखा है, ध्यान देंगे। E = H न्यू। न्यू भी फ्रीक्वेंसी को दिखाता है, F भी दिखाता है। हम लोग F दिखा रहे थे, वहां न्यू लिखा है, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी है? बहुत सिंपल सा है, अभी हम लोग इसको भी किए हैं। 5 वोल्ट तक, ये एक्चुअल में इस चैप्टर का मान भी सकते हैं। 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा पूछ रहा है। तो ऊर्जा वही W = Q × V, यही होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो W = Q की जगह क्या होगा? E × V। E कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 इतना कुलाम होता है, और V कितना है? 5। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया इसमें। ठीक है, अब इसको एक बार ट्राई करेंगे। अगर प्रॉब्लम होती है, लगता है कि नहीं लगा पाएंगे, तो कमेंट करिए, तो हम लोग इसको और डिटेल में सॉल्व करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि नहीं हो पाएगा, बहुत ईजिली हो पाएगा, आप कर लेंगे। अब कुछ और क्वेश्चन है, पूछा है कि प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या है? प्लांक स्थिरांक का बीमा, इसको हम लोग मिटाएं पहले। प्लांक स्थिरांक का बीमा पूछा है, यानी वही प्लांक कांस्टेंट जो H है उसका बीमा निकाल लेंगे। ये तो पहले ही पढ़े होंगे। E = है H × F। H का बीमा पूछ रहा है तो E/F हो जाएगा, यही हो जाएगा। E ऊर्जा है, तो ऊर्जा के बीमे सूत्र क्या होता है? mL² T⁻⁻2। और ये फ्रीक्वेंसी है, इसका बीमे सूत्र होता है T⁻⁻1। T⁻⁻1 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? mL² T⁻⁻1। ये इसका भी सूत्र हो जाएगा H का। ये भी पूछा गया है, देख लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि किसी m द्रव्यमान के वेग v से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? द्रव्यमान m दिया है, वेग v दिया है, इसका तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। तो ये बताएं, H/m × v। ये जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखेंगे, m × v, ऐसा ऑप्शन दिया है इसमें, वो सही है। m
द्रव्यमान है v वेग से गति कर रहा है तो उसका तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, h अपान, यही तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है, अभी तो बात किए थे डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य यही है, यहाँ बात कर लेना, ये दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक और क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ ऊपर इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी m द्रव्यमान के कोई m द्रव्यमान है, उसका आवेश तथा q आवेश के कण को v विभव तक त्वरित किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन दिया है, हम लोग जो इसमें अभी लगाए थे, जो तरंग दैर्ध्य लेमडा निकाले थे, लेमडा याद है, लेमडा हम लोग क्या क्या निकाले थे, h अपान p या h अपान m इंटू वी, या लेमडा को और भी निकाले थे गतिज ऊर्जा के रूप में h अपान अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और एक निकाले थे लेमडा इक्वल टू जब v पोटेंशियल तक उसको त्वरित किया जा रहा था तो वो था h अपान अंडर रूट 2mq इंटू वी। ये फॉर्मूला पूछा है इस वाले क्वेश्चन में, यही पूछा है कि अगर q और v, q उसको आवेश है और v वोल्ट तक अगर त्वरित किया जाता है तो तरंग दैर्ध्य इतना होगा, वो सीधे फॉर्मूला पूछा है, उसके क्वेश्चन जाके देखेंगे, कर लेंगे इसको इजीली। फिर उसके बाद इसमें पूछा है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या है, फिर वही डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निकाल लेंगे। इसमें पूछा है कि लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, कोई एक फोटान है जिसका तरंग दैर्ध्य लेमडा है तो उसकी ऊर्जा पूछा है, तो E इक्वल टू अभी लिख चुके हैं एच एफ होता है या एच सी अपान लेमडा होता है, तो ये वाला फॉर्मूला पूछा है एच सी अपान लेमडा, जो फोटान की ऊर्जा होती है वो एच सी अपान लेमडा के रूप होती है इसके रूप में, तो ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है। अब इस थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेते हैं। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा गया है निरोधी विभव क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग लिखे थे, आप लोग लिखे होंगे वहाँ देख लें, देहली आवृत्ति क्या है, कार्यफलन क्या है, ये पूछा गया है, तो ये भी तो हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद और इसमें बात करें, पूछा है कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या है, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लिखे हैं अभी लेमडा इक्वल टू, ये अभी बात फिर अभी यहाँ भी लिखे हैं, ये डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या है हम लोग लिखे भी थे, वहाँ से आप उसको लिख सकते हैं 2 लाइन। फिर उसे में पूछा है कि इसका तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लिखें, तो तरंग दैर्ध्य तो यही है, उसका व्यंजक कई सारे व्यंजक हैं, आप कई सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। इसमें पूछा है एक क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दिया है, एक इसमें दिया है, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए पहला नंबर इसमें संवेग, दूसरा नंबर डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, ये 2 चीज़ें निकालने के लिए पूछा गया। आप लोग इसको निकालिएगा, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, ये क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए। नेक्स्ट इसमें और क्वेश्चन क्या है, थोड़ा और क्वेश्चन देख लें हम। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है जो कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन प्रभाव क्या है, मतलब वही प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम क्या है, आइंस्टीन द्वारा दिए गए इस नियम की व्याख्या कीजिए। हम लोग जो आइंस्टीन का समीकरण था उसमें जितनी बातें हम लोग लिखे हैं उस पूरे को लिख देंगे, वही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कह रहा है कि एक किसी धातु का कार्यफलन दिया है, उसकी देहली आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है, किसी धातु का कार्यफलन दिया है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और कि कार्यफलन दिया है, कार्यफलन दिया है कितना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे लिख रहे हैं, कार्यफलन दिया है
2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन दिया है। तो कह रहा है कि धातु का देहली आवृत्ति बताइए। तो कह रहा है कि देहली आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति बताना है यहाँ, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति मतलब वही एफ नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट निकालना है, निकाल लीजिए। इसमें क्या है, अभी तो बताए थे कार्यफलन इक्वल टू क्या होता है एच एफ नॉट, यही एफ नॉट निकालना है। तो यहाँ से जब एफ नॉट निकालना होगा तो एफ नॉट कैसे निकलेगा, फाई नॉट अपन एच, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ध्यान देने की बात है यहाँ से। हाँ एक चीज़ है कि एच का मान जो हमें रखेंगे वो जूल में होगा, और जो एफ नॉट दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये जूल में बदल लीजिए, फिर यहाँ रखिए। आइए बताएं जूल में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं। यहाँ लिखा भी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना जूल, तो यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एफ नॉट निकल जाएगा, वही पूछा गया, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, फिर से पूछा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ये तो इजी है, और ये सब क्वेश्चन पूछा गया। और आपको अगर इसमें और कोई क्वेश्चन दिखता है इससे रिलेटेड जो बोर्ड में पूछा गया है, और आपको उसमें कोई अगर समस्या समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम समझ में आता है, तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए उस क्वेश्चन का सलूशन किया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई इसके बाद से हम लोग का जो वीडियो, इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो होगा वही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी केवल छोटे छोटे चैप्टर को ही लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उस चैप्टर को ही हम लोग लेके यहाँ पे पहले पढ़ेंगे, उसको पहले करेंगे, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए बहुत लोगों को। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर हम लग रहा है कि फेल हो जाएंगे। नहीं, फेल कोई नहीं होगा, बस आप इस वीडियो को आप देखें और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का एक बार रिविजन करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। इसके बाद वो भी एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग उस छोटे से में उसको पढ़ेंगे, और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। इम्पोर्टेंट के सारे क्वेश्चन को करेंगे जो भी बोर्ड में पूछे गए हैं, और वो भी चैप्टर से लगभग 10-12 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो बहुत आसान है, अगर आप उसको एक बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ एक्चुअल में आसान था, हम उसको अभी तक छोड़े पड़े थे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।